नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम साइंस का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। साइंस का सेक्शन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले भी करते रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प जो है वो मिल सके। अब साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 194 से जो है हम स्टार्ट करेंगे। आने वाला जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है खासकर, और भी जो एग्ज़ाम है आने वाले, उनमें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो जेबीटी का हो या फिर कोई और हो। 194 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन दैट एक्सर्ट वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट। बोलते हैं कौन सा अंग जो है वो जल, वसा और विभिन्न अपचयात्मक अपशिष्ट उत्सर्जित करता है। तो कौन सा ऑर्गन है जो एक्सर्ट करता है, वाटर हो गया, फैट हो गया, और भी जो कार्बोलिक वेस्ट होते हैं उनको। तो ये होता है किडनी। 194 का जो है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही आंसर है, किडनी। किडनी एक्सर्ट करता है। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये है कि बेसिक फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या होता है। तो ये होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, ये आपने ध्यान रखना है। नेफ्रॉन के अलावा कई बार एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किडनी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है। किडनी का बेसिक फंक्शन ही एक्सर्शन होता है। एक्सर्शन बोले तो एक्सर्शन का क्या मतलब हुआ? एक्सर्शन का मतलब आप इस तरह से समझिए कि किडनी जो है वो रिमूव करती है बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको, उसमें यह हेल्प करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। 195 क्वेश्चन देखिए, किडनी के जो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। 195 क्वेश्चन में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज। तो बोलते हैं कि कंपित तार के व्यवहार के अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है उसकी जो स्टडी होती है, जो स्टडी का बिहेवियर होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो सोनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यहाँ पर हाइग्रोमीटर ऑप्शन में दिया गया है। ये हाइग्रोमीटर क्या होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है ये? तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये हेल्प करता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने में, या फिर आप कह लीजिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, कि एयर में कितनी मात्रा है वाटर वेपर की, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है यहाँ पर बैरोमीटर। तो बैरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। और इसी तरह का एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया गया है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। तो ये हाइड्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट ये किस किस के लिए यूज़ किए जाते हैं ये आपने ध्यान रखना है, खासकर सोनोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर। ये 4 ऑप्शंस क्लियर हो गई। 196 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। तो बोलते हैं पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो बोलते हैं पृथ्वी की जो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कहाँ पर अधिकतम होती है? वो अधिकतम होती है पोल्स पे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, पोल्स पे अधिक होती है। अच्छा, क्या ऐसा भी कोई पॉइंट है जहाँ पर कोई भी ग्रेविटी नहीं होती? तो सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। और मिनिमम कहाँ पर होती है? मिनिमम इक्वेटर पर होती है। यहाँ पर मिनिमम होती है, पोल्स पर मैक्सिमम होती है, और जीरो जो है वो कहाँ पर होती है? सेंटर ऑफ अर्थ में जो है वो होती है, ये आप ध्यान रखिए। और वैल्यू ऑफ जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो अर्थ पर कितनी होती है, या फिर जी, इसको स्मॉल जी करके इसको डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर होती है। ये आपने ध्यान रखना है, मीटर पर स्क्वायर इस तरह से होती है, ये आप ध्यान रखिए। 9.8 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, 9.8 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर सेकंड डिवाइडेड अपॉन स्क्वायर होगा, ये इस तरह से जो है वो होती है। 197 देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वीटिंग इज। तो बोलते हैं अत्यधिक पसीने से बचने के लिए अम्भौरी पाउडर में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। तो जो कंपाउंड यूज होता है प्रिकली हीट में, उस पाउडर को क्या कहते हैं? तो वो पाउडर जो होता है वो होता है बोरिक एसिड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। तो यहाँ से तो आप इतना ही याद रखिए, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन
स्टील रेंजेस फ्रॉम, तो बोलते हैं स्टील जो होती है, इस्पात जो होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज पूछी गई है, कार्बन की प्रतिशत पूछी गई है कि कितनी प्रतिशत कार्बन जो है वो स्टील में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 198 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 0.1 to 1.5% ये जो है वो कार्बन की परसेंटेज होती है स्टील में। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। आपने ऐसा ही एक नाम सुना होगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका एलॉय होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्रोमियम, कार्बन, आयरन, इन तीनों का जो है वो एलॉय होता है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से। और कौन सी चीज़ जो है वो स्टेनलेस स्टील को हार्डनेस देती है, यानी कि उसको कठोरता देती है, मजबूती देती है। तो कार्बन जो है वो हार्डनेस देती है स्टेनलेस स्टील को, ये ध्यान रखें। स्टेनलेस स्टील ही आप कह लीजिए। स्टील बनाई कैसे जाती है, तो स्टील जो है वो आयरन से ही बनाई जाती है। आयरन और कार्बन की सहायता से स्टील जो है वो बनाई जाती है। तो ये हो गए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, बोलते हैं द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो बोलते हैं कि मनुष्य में पाचन तंत्र के निम्न सभी कार्य हैं सिवाय, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हैं वो ह्यूमन में जो है ये सारे फंक्शंस हैं, इसको छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर। ऑप्शन डी मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवाता है, इसके अलावा सेक्रेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और प्रोपल्सन हो गया, ये तीनों प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इसके पार्ट कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम के पूछ ले जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आपको पता है गाल ब्लैडर आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाता है और लीवर जो है ये आ जाता है, और भी पार्ट हैं इसके, परंतु ये मुख्य रूप से आपने ध्यान रखने हैं। तो इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट ह्यूमन बॉडी का ऐसा है जहाँ पर जो है वो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कंप्लीट होती है। तो ऐसा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर जो है वो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कंप्लीट होती है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलते हैं लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो है पैरोटिड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। ह्यूमन बॉडी की अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड आपसे पूछी जाए तो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ह्यूमन बॉडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो मानी जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड आपने सुना है, एंडोक्राइन ग्लैंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो डक्टलेस ग्लैंड आपने ध्यान रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था लास्ट टाइम जब बहुत पहले एग्जाम हुए थे, पूछा गया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है। ब्रेन में जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछ लिया जाता है, तो लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आपने ध्यान रखना है। और उसी तरह ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की वो कौन सी है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आ जाती है। आगे क्वेश्चन में पूछते हैं बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो बाइल जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बाइल जो है वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और लीवर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की कौन सी है, तो लीवर ही जो है वो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। अच्छा, फैट जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो कहाँ पर डाइजेस्ट हो जाती है कम्प्लीटली, तो फैट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है कम्प्लीटली। एक ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना आप कि फैट कहाँ पर कम्प्लीटली जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, ये भी क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट है, तो जो पेशेंट होते हैं जिनमें लोहे की अल्पता होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनमें क्या होता है, उनमें क्या रिड्यूस सीरम आयरन होता है, उनमें क्या आयरन स्टोर होता है, रिड्यूस्ड आयरन स्टोर होता है, और उनमें क्या रेज्ड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। तो ये तीनों ही रीज़न होते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सही आंसर है। आयरन की अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करते हैं ना, तो ह्यूमन बॉडी में 70% जो आयरन है वो RBC जिसको आप कहते हैं रेड ब्लड सेल्स आप कहते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा में जो है वो पाया जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स में ये पाया जाता है और इसको ही हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। हेमोग्लोबिन आपने सुना होगा कि कमी हो गई, फिर हम कहते हैं खून की कमी हो गई। हेमोग्लोबिन जो है क्यों एसेंशियल है, ये एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन। कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, ये ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है। कहाँ से करता है, और तो लंग्स से जो है वो करता है, ये आपने ध्यान रखना है। और ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो आता है वो ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के बारे में ये ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में बोलते हैं मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन। तो बोलते हैं दूध कौन सी विटामिन की कमी, दूध में जो है कौन सी विटामिन की कमी होती है। तो दूध में कौन सी विटामिन की कमी होती है, ये आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से ऑप्शन देखकर। अगर आइडिया नहीं लगा पा रहे तो हम डिटेल से समझेंगे, आइडिया लग जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, विटामिन सी। दूध में विटामिन सी की कमी होती है। दूध में क्यों विटामिन सी की कमी होती है, आपको पता है विटामिन सी कहाँ पर पाया जाता है, ये खट्टे चीज़ों से हमें मिलता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और भी जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनसे जो है विटामिन सी मिलता है। इसका जो केमिकल नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का, और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्वी कहते हैं। अब खट्टा चीज़ अगर दूध में होगी तो आपको पता है दूध फट जाएगा, तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। अगर हम बात करें विटामिन ए की, उसी तरह से विटामिन ए, विटामिन B2 और विटामिन के की, तो विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनल, ये आपने ध्यान रखना है। और विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन, और विटामिन के की हम बात करें तो इसका नाम है फ्लोकिनन, ये आपने ध्यान रखना है। ये 4 विटामिन आपने ध्यान रखने हैं। और आपने अगर और भी विटामिन हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि विटामिन B1 हो गया जिसका केमिकल नाम थायामिन है, विटामिन B3 हो गया जिसका केमिकल नाम नायासिन है, विटामिन B5 पैंथेनोइक एसिड इसका केमिकल नाम है, विटामिन B6 हो गया इसका केमिकल नाम पायरोडॉक्सिन है, विटामिन B7 हो गया बायोटिन इसका केमिकल नाम है, विटामिन B12 हो गया इसका केमिकल नाम साइनोकोबाल्मिन है। और विटामिन डी को जो है वो कैल्सीफ्रोल जो है इस नाम से जाना जाता है, कोलेसिफ्रोल भी कहते हैं इसको। विटामिन ई को टोकोफिरोल नाम से जाना जाता है। तो विटामिन के को किस नाम से जाना जाता है, फ्लोकिनन नाम से जाना जाता है। ये आपने यहाँ से जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इन्हीं क्वेश्चन में से पूछा जाएगा विटामिन सी, विटामिन ए, B2, के और भी जो विटामिन के टाइप हैं, तो क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एवरेज पीएच ऑफ यूरिन इज, तो बोलते हैं यूरिन जो होता है उसकी औसत पीएच जो है वो कितनी होती है। अगर हम यूरिन की औसत पीएच की बात करें तो वो होती है 6, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 6 जो है इसकी एवरेज पीएच कह लीजिए आप, पीएच जो है इसकी होती है। अच्छा, पीएच के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक ना एक एग्जाम में, तो पीएच के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीएच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका पीएच एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मिल्क की अभी हम बात कर रहे थे, तो मिल्क का पीएच 6.5 जो है वो होता है। सलाइवा जो है इसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में वेरी करता है। और अगर यूरिन का पूछा जाए ना कि किससे किसके बीच में ये वेरी करता है, तो ये 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में वेरी करता है। उसी तरह टोमेटो जूस हो गया, टोमेटो जूस का 4.0 से 4.4 के बीच में जो है वो वेरी करता है। लेमन जूस का 2.2 से 2.4 के बीच में वेरी करता है। और कॉफ़ी का 4.5 से 5.5 के बीच में वेरी करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं उनका पीएच कितना होता है। न्यूट्रल चीज़ों का पीएच जो है वो 7 होता है। अब पीएच आपने देखा ना कि वेरी कर रहे हैं, कुछ 7 से आगे होते हैं, कुछ 7 से पीछे होते हैं। तो ये किस हिसाब से होते हैं, क्या इनका होता है मेथड। तो पीएच स्केल में अगर किसी पदार्थ की वैल्यू 7 से कम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एसिडिक है। जैसे कि लेमन जूस का आपने देखी पीएच 2 की रेशो में थी, तो वो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। उसी तरह मिल्क की थोड़ी कम थी, यूरिन की थोड़ी कम थी। और अगर 7 से ज़्यादा है, 7 से 14 के बीच में है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक नहीं है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी बेसिक है। बोलते हैं यहाँ पर द पावर हाउस ऑफ सेल इज, तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन एचएस में पूछा गया है पहले, ये क्वेश्चन एलाइड में बहुत बार पूछा गया है, HPSSC भी इसको आगे पूछेगी। तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिक NCERT 6th 7th का क्वेश्चन है, इतना ही यहाँ से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 193 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन, तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है लीवर में। ऑप्शन डी सही आंसर है, लीवर में स्टोर होता है। और लीवर के 3-4 क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा लीवर के बारे में नहीं जानेंगे और इस क्वेश्चन से इतना ही जानते हैं। 194 क्वेश्चन में बोलते हैं टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग, तो बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही किस रक्त समूह से संबंधित है। यानी कि जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है
वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो है AB ब्लड ग्रुप। और यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो डोनर ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल है वो है O। ये आपने ध्यान रखना है कि डोनर जो है वो O है और जो रेसिपिएंट है वो है AB। इन दोनों के बारे में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 195 क्वेश्चन। 195 क्वेश्चन में बोलते हैं द पार्ट ऑफ द आई हैविंग हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो बोलते हैं आंख का उच्चतम अपवर्तनांक वाला हिस्सा है। तो आंख का जो आई का जो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है लेंस। 195 का ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। आई जो है ना, ह्यूमन आई जो है, इसके भी अलग अलग पार्ट है। जैसे कि रेटिना हो गया, इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर बनती है? वो रेटिना में जो है वो बनती है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन आई के बारे में पूछे जाते हैं? आई का जो कलर होता है वो आई का जो आइरस होता है, आइरस भी एक पार्ट है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कि आई डोनेट करती, तो पूरी की पूरी आंख डोनेट नहीं की जाती। आई का एक पार्ट है जो डोनेशन के लेवल का होता है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। ये आप कॉर्निया याद रखिए, कॉर्निया। और लीस्ट डिस्टेंस जो होती है वो डिस्टिंक्ट विजन की वो क्या होती है? वो 25 सेंटीमीटर होती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जहाँ पर साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे सब इंस्पेक्टर का पेपर हो गया, और HS में भी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और आइज़ में जो है वो रॉड्स होते हैं, कोन होते हैं। रॉड और कोन्स का जो है वो अलग अलग रोल होता है। तो यहाँ से इतना याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 106 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। तो जब पानी जो होता है उसमें डिटर्जेंट ऐड किया जाता है तो उसकी सरफेस टेंशन को क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ऑप्शन बी डिक्रीजेज जो है वो सही आंसर होगा। ये डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये ध्यान रखें आप। और ये सरफेस टेंशन जो होती है कौन से फोर्सेस के कारण होती है? तो ये कोहेसिव फोर्सेस के कारण जो है वो होती है। और जो लिक्विड होते हैं ना, उनमें जो सरफेस टेंशन होती है वो कोहेसिव फोर्सेस के कारण ही होती है। कोहेसिव फोर्सेस जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है उसके कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इज। तो बोलते हैं कि जो त्वचा का रोग इसका उपचार किया जाता है तो रेडियो जो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? 197 का जो है वो ऑप्शन सी फॉस्फोरस जो है वो सही आंसर होगा। फॉस्फोरस जो है ये इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। इतना याद रखें यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ pH ऑफ मिल्क। तो pH ऑफ मिल्क जो होती है उसका क्या नेचर होता है? वो स्लाइटली एसिडिक होती है। अभी हमने pH ऑफ मिल्क पढ़ा भी था कि कितना होता है। pH ऑफ मिल्क जो है वो वेरी करता है 6.5 से 6.7 के बीच में। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये 7 से कम है। 7 से कम है और थोड़ा सा कम है तो उसका मतलब ये स्लाइटली एसिडिक है। अगर 7 से ज़्यादा होता तो ये बेसिक होता। अगर 7 से बहुत ज़्यादा होता तो ये हाईली जो था वो बेसिक होता। और 7 से बहुत ज़्यादा कम होता, 2-3 होता, तो ये हाईली एसिडिक होता। ये आप समझे यहाँ से। और यहाँ से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन आपके लिए है कि जो विनेगर होता है, विनेगर का केमिकल नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, विनेगर का केमिकल नाम कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा रिवीजन आपका यहाँ से हो जाएगा। अभी आप थोड़े से हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं। हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन में देखिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास दिया गया है। बोलते हैं अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो जो पर्सन गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर जो श्योर नहीं होता उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है, एग्नोस्टिक। और आगे है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर बोलते हैं द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड डैश बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो 165 का होगा द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड ओवर होगा, ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन डी जो है वो 165 का सही आंसर है। और उसके बाद है 166 क्वेश्चन। करेक्टली स्पेलिंग आपको बतानी है करेंसी की। तो करेंसी की जो करेक्टली स्पेलिंग होती है वो होती है CURRENCY। करेंसी की ये करेक्ट स्पेलिंग जो है वो होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं निझर में कौन सा समास है। तो निझर में जो समास आएगा 167 में वो ऑप्शन ए आएगा, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जो है इसमें आएगा निझर में।
आगे है 168। 168 में बोलते हैं नायिका का संधि विच्छेद क्या है। बहुत बार पूछा गया है। नायिका का जो संधि विच्छेद होता है वो न प्लस इका होता है और 168 का ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर ना ये पेपर थोड़ी प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर न प्लस इका इसका सही आंसर है। चलना का विशेषण क्या होगा। यहाँ पर न को दो मात्राएं होंगी, ये आप ध्यान रखिए, न को दो मात्राएं होंगी और इका होगा। न प्लस इका नायिका का संधि विच्छेद है, इसको करेक्ट कर लेना, न प्लस इका। आगे 169 देखिए। 169 में बोलते हैं चलना का विशेषण क्या है। अगर चलना के विशेषण की हम बात करते हैं तो इसका विशेषण चाल होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे सर्प का पर्यायवाची पूछा गया है, तो सर्प का पर्यायवाची एक भजक भी होता है, एक फणी भी होता है और इसका उरक भी होता है। तो ये तीनों ही सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, ये तीनों ही सही है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, परंतु ध्यान रखना आप, सर्प का पर्यायवाची जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाथी का क्या पर्यायवाची होता है। हाथी का पर्यायवाची आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, हाथी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। और टेलीग्राम पर जो हम क्विज डाल रहे हैं आजकल 8 बजे शाम को, उसमें हम हिंदी और इंग्लिश भी धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। यहाँ पर आपको डेली शाम को जो है 8 बजे क्विज़ जो है वो मिल जाते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है हम डालते रहते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन, ताकि आपका एक रिवीजन जो है वो होता रहे। देख लेना यहाँ पर, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।